भुगतान करवाने के लिए 99.99% जो फंड है या जिनका इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम सोसाइटीज में है, जिसका पोर्टल बन चुका है, जिसकी पोर्टल पर आज 10,000 करोड़ के करीब भुगतान हो चुके हैं। 99.99% इन्वेस्टर अगर सोसाइटीज में है तो सोसाइटी का भुगतान शुरू है, पोर्टल से भुगतान हुआ है, 10,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। और पोर्टल का अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू है, केस बंद नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में दूसरा जो भी डायरेक्शन आएगा उसके हिसाब से भुगतान होगा। लेकिन यहां सवाल खड़ा यह होता है कि क्या सहारा इंडिया परिवार भुगतान करेगी? क्या सहारा इंडिया परिवार का मैनेजमेंट, ट्रस्टी या उन परिवार के अभिभावक लोग भुगतान करेंगे? तो इसकी स्पष्टीकरण करने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रांची जाता हूं, हमारे रांची जोन से 29 लोगों के द्वारा पिछले महीने कमांड में जो भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुआ। उस बैठक में सभी पहलुओं पर बातचीत की गई। निवेशक, कार्यकर्ता, कर्मचारी, रिटायर्ड लोगों के लिए, ग्रेजुएटी के लिए, पेंशन के लिए, एफएफ के लिए, एनआई के लिए और फ्यूचर फंड के लिए, और फ्यूचर में हम लोगों का क्या फ्यूचर देने जा रही है उसके बारे में, इन सभी बातों पर चर्चा हुआ। 4 घंटे की मीटिंग हुई। 4 घंटे की मीटिंग का निष्कर्ष जो आया उसमें यह साबित हुआ कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अधीन है। इसलिए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया जा सकता। बात रही सहारा इंडिया की, जो ब्रोकरेज कंपनी है, उसमें क्या दूसरी कंपनी या दूसरा किसी प्रोडक्ट को लेकर के आया जाएगा, तो साफ जो भी मैनेजमेंट में मीटिंग लेने वाले बैठे थे उनका कहना यही था कि जब तक लोगों का भुगतान नहीं होता है तब तक नया कोई भी बिजनेस आने की उम्मीद अभी नहीं है। भुगतान 100% होगा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में होगा, सरकार की कस्टडी में होगा। जिस तरह से आज नीलामी अटैचमेंट को लेकर के बातें कही जा रही है, उस पर भी स्पष्टीकरण हुआ कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हुए अटैचमेंट जरूर हो सकता है लेकिन नीलाम नहीं हो सकता। तो जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो किसी न किसी कंपनी की है और उस ग्रुप ऑफ कंपनी की लायबिलिटी है और सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल डीड सेबी के पास पड़ी है। इसलिए नीलामी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के कस्टडी में है और निवेशकों को भुगतान करने के लिए एक गारंटी के रूप में रखा गया है। इसलिए उस पर से भी स्पष्टीकरण कर दी गई कि नीलामी इस जन्म में नहीं हो सकता है कि अगले जन्म में हो, तो उसका आज की डेट में स्पष्टीकरण मैनेजमेंट की ओर से नहीं दिया गया। जो लोग आज फ्यूचर फंड और पेंशन को लेकर के अफवाह फैलाए हुए हैं, उस पर भी स्पष्टीकरण हुआ कि फ्यूचर फंड सहारा इंडिया ट्रेडमार्क का अपना एक रिटायरमेंट के लिए वैकल्पिक रिटायरमेंट फंड बनाया गया था, जिसका ट्रस्टी सहारा इंडिया था। और वो सहारा श्री की सोच थी कि जो लोग भी सहारा इंडिया के कार्यकर्ता बनेंगे, भविष्य में रिटायर होंगे, तो उस समय उनको काम आएगा। इसलिए वो फंड और पीएफ दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। पीएफ सिर्फ उन्हीं लोगों का कटा है जो एम्प्लॉय है और जो किसी ग्रुप ऑफ कंपनी में काम किए हैं, सैलरी के ऊपर काम किए हैं। इसलिए पीएफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा या उन्हीं लोगों का कटा है जो नौकरी करते थे। हम 22 लाख कोडेड कार्यकर्ता का एफएफ है और वो सहारा इंडिया ट्रस्टी के पास है।
इसलिए जब तक सारा इंडिया के पास फंड नहीं आता है, सारा इंडिया फिर से कोई प्रोडक्ट लेकर हम लोगों के लिए नहीं आती है, वहां जब तक कोई फंड नहीं आता है, तब तक कोई भी मैनेजमेंट इस पर स्पष्टीकरण देने से साफ मना कर दिए हैं। आज एक चीज की स्पष्टीकरण हो चुकी है कि सहारा इंडिया जिंदा है। सहारा इंडिया में जितने भी कार्यकर्ता हैं, 22 लाख लोग, अगर कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी अगर खड़े हैं, तो अपने आप में वो सहारा इंडिया है, इसलिए सहारा इंडिया जिंदा है। लेकिन सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी की मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है, वो या तो जेल में है या तो कानूनी शिकंजे में है, और यही कारण है कि नहीं के बराबर है। इसलिए पूरा का पूरा मैटर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि सहारा इंडिया परिवार में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। क्या सहारा इंडिया परिवार का फ्यूचर है? क्या सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी की फ्यूचर है? क्या आने वाले दिनों में सहारा इंडिया जिस तरह से पहले चलती थी आगे भी चलेगी? ये सब आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग खुद डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं। जहां तक मेरा सवाल है सहारा बचाओ आंदोलन का, तो मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि मुझे पता चला कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं आज की डेट में या तो कस्टडी में है या तो इस तरह की कानूनी शिकंजे में है कि वहां से वो बाहर नहीं निकल सकते। और यही कारण है ईडी की कार्रवाई होने के बाद 6 सितंबर 2025 को मैनेजमेंट की शून्यता, यानी कि नेतृत्वकर्ता जीरो है, नेतृत्व विहीन अपने आप को ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा बताई गई है। तो यह स्पष्टीकरण करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार और ग्रुप ऑफ कंपनी, ये तीनों में बहुत ही अंतर है। ग्रुप ऑफ कंपनी में मैनेजमेंट नहीं है, डिक्लेरेशन हो चुका है, ईडी की कस्टडी में है, कोई जेल में है तो कोई बाहर है। सहारा इंडिया है, हम और आप सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं। अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की ऑर्डर देगी कि सहारा इंडिया फिर से काम करे तो जरूर होगी, और मैनेजमेंट यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनी की मैनेजमेंट अगर कोई कंपनी लेकर के आएगी तो हमें जरूर काम मिलेगा। 1 अप्रैल की मीटिंग में यह भी स्पष्टीकरण किया गया कि जितने भी ग्रुप ऑफ कंपनी के लोग हैं सबको बाहर निकाला जा रहा है। जो टर्मिनेशन किया जा रहा है, जो टर्मिनेट किया जा रहा है, जो बाहर निकाले जा रहे हैं, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनको निकाल भी नहीं सकते हैं और कोई निकालेगा भी नहीं, क्योंकि उनका फ्यूचर फंड जब तक नहीं मिल जाता है, उनका कमीशन पेंडिंग नहीं मिल जाता है, तब तक टर्मिनेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जो लोग सारा ग्रुप ऑफ कंपनी में एम्प्लॉय है उन्हें निकाला जा रहा है, क्योंकि अब उस ग्रुप ऑफ कंपनी में मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजमेंट नहीं है, और क्योंकि फंड की कमी है इसलिए सैलरी नहीं दे सकते, इसलिए निकाला जा रहा है। सहारा इंडिया परिवार में जो ग्रुप ऑफ कंपनी की आज पोर्टल बनी है भुगतान करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जितनी कर्मचारियों की जरूरत होगी उसके हिसाब से सीआरसीएस के डायरेक्शन से उतनी कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी, यह भी स्पष्टीकरण किया गया है। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, और सहारा बचाओ आंदोलन, क्या कन्हैया का जो संकल्प है वो गलत है या सही है।